Hello students, today we study about the skill of stimulus variation mean उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। उद्दीपन परिवर्तन कौशल है क्या? उद्दीपन क्या है? उद्दीपन है कि वातावरण में ऐसा अचानक से कोई चेंज हो जिससे के परिवर्तन से छात्रों का या किसी का भी ध्यान जाए। अगर हम छात्रों की बात ना करें तो उद्दीपन क्या है? कोई भी उद्दीपन होता है तो कुछ परिवर्तन होते हैं। तो वही उद्दीपन परिवर्तन कौशल है कि टीचिंग स्ट्रेटजी में, टीचिंग प्लानिंग में हम किस तरीके से अपने जो एक प्रवाह धारा चल रहा है, जो टीचिंग चल रही है, उसको किस तरीके से हम ऐसी चीज़ों से परिवर्तित करें कि बच्चों में वो परिवर्तन आए और वो कौशल उनमें डेवलप हो। मीन ऐसा कौशल जिसके द्वारा हम अपने कोई ऐसा उद्दीपन दें बच्चों में जिससे उसमें हम परिवर्तन को महसूस करें, उनमें परिवर्तन हो। तो वो है हमारा उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल की अगर हम डेफिनीशन देखना चाहें तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल की डेफिनेशन क्या होगी? स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन implies attracting and focusing pupils' attention by changing stimuli in the environment for securing and sustaining pupils' attention. Mean उद्दीपन परिवर्तन कौशल से तात्पर्य वातावरण में उद्दीपन परिवर्तन करने से है जिससे छात्रों का ध्यान आकर्षित व केंद्रित किया जा सके एवं उसे बनाए रखा जा सके। कहने का मतलब है कि हमें ऐसे कुछ चेंजेस लाने होते हैं, ऐसे परिवर्तन लाने होते हैं जिससे कि बच्चों में वो क्या है, उद्दीपन परिवर्तन से उनका ध्यान आकर्षण हो। तो अगर हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल की बात करते हैं तो इसके घटक क्या क्या हैं, हमें उसके घटकों पे ध्यान देना है। पहला है मूवमेंट, शरीर संचालन, गेस्चर, भाव मुद्रा, स्वर परिवर्तन, चेंज इन स्पीच पैटर्न, फोकसिंग, फोकस करना, केंद्रीकरण, चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल मीन छात्र शिक्षक क्रिया में परिवर्तन, पॉज, विराम, और ओरल विजुअल स्विचिंग मीन दृश्य श्रव्य क्रम परिवर्तन, और प्यूपिल्स पार्टिसिपेशन छात्रों की भागीदारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शरीर संचालन, मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? अगर आप अपनी क्लास में एक जगह खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, बच्चों को नहीं देख रहे, बोर्ड की तरफ नहीं जा रहे, जस्ट एकदम रिजिड होकर एक जगह खड़े हैं, तो उससे पढ़ने में क्या आएगी? बोरियत आएगी। एक जगह खड़े रह के पढ़ने से मज़ा नहीं आता, मतलब अच्छा नहीं लगता, बोरियत लगती है। कहने का मतलब है कि अगर शरीर संचालन ऐसे किया जाए कि टीचर है, खड़ा है, पढ़ाते पढ़ाते बच्चों के पास तक जाए, या फिर पढ़ाते पढ़ाते बोर्ड की तरफ जाए, कुछ लिखे, बुक में से पेज टर्न करे, तो एक मूवमेंट हो, क्लास में इधर उधर जाए आए दिखी, तो उसे हम कहते हैं शरीर संचालन। लेकिन या हाथ हिलाना या अपने हाथों से प्रकारों से बताना, मूवमेंट से बताना होता है, लेकिन अत्यधिक होना भी अच्छा नहीं लगता। जैसे कि टीचर कंटिन्यूशन इधर से उधर बच्चों के पास आए जा रहे हैं और जा रहा है और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो अननेसेसरी का मूवमेंट अच्छा नहीं होता। कहने का मतलब है कि शरीर संचालन होना चाहिए, लेकिन अपने पाठ के, लेसन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जितनी उसमें ज़रूरत है उतना ही होना चाहिए। दूसरा है हमारा गेस्चर, भाव भंगिमा में परिवर्तन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे? अगर आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो, स्टोरी पढ़ा रहे हो, तो स्टोरी में जैसे गेस्चर क्या होता है? भाव भंगिमा, आपकी जो भाव मुद्रा है, भंगिमा है, उसमें चेंज आना चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशन कहते हैं ना, कोई भी चीज़ है, मूवमेंट के साथ साथ हमारी फेशियल एक्सप्रेशन। आप लोग बहुत सारे टीवी सीरियल्स देखते हैं, टीवी सीरियल्स में क्या चीज़ आप देखते हो? एक्टिंग देखते हो। एक्टिंग का मीन ये नहीं है कि किरदार निभाने वाले से, कहने का मतलब होता है कि किसकी हमें लाइव लगती है, ऐसा लगता है कि वो ओरिजिनल लाइफ में जी रहा है, ऐसा लगता है। तो भाव भंगिमा, चेहरे पे जो भाव होते हैं, हमारे गेस्चर हमारी पाठ के अकॉर्डिंग आने चाहिए। आप लोग डांस शो देखते हैं, बहुत सारे डांस शोज टीवी पे चलते रहते हैं, उसमें आप रिमार्क्स देखते हैं तो क्या देखते हैं एक्सपर्ट्स के, कि फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे थे या फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे नहीं थे,
तो क्या है, हमारी जो भाव भंगिमा है वो हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये तो रही साइंस टीचिंग की, हम आपको बात कर रहे हैं फिजिकल साइंस की। लेकिन जब ये कौशल बने थे तो सिर्फ ये साइंस टीचिंग के अकॉर्डिंग नहीं बने हैं, सारी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग बने हैं। तो अगर हम गेस्चर की बात करें, तो अगर हम कोई वीर रस का उदाहरण लेते हैं और वीर रस के उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो हमारी भौं एकदम तन जाती है ना। या क्रोध की बात करते हैं, जब हमें क्रोध आ रहा होता है तो हमारी भाव भंगिमा कैसी होती है, क्रोध वाली, आंखों में एकदम लाल। आप लोग आजकल लॉकडाउन के टाइम पे रामायण सीरियल देख रहे हैं, उसमें आप गेस्चर्स का बहुत अच्छा उदाहरण देख रहे हैं, जगह 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 आ रहा है, उसमें पूरा भाव भंगिमा में है। अगर आप रावण का किरदार देख रहे हैं, कुंभकर्ण का देख रहे हैं, किसी का भी देख रहे हैं, तो उनकी कैसी होती है कि एकदम चेहरे पे क्रोध आ गया, भौं तन गई, आंखें रेड, जैसे खून उतर आया हो। तो इस तरीके का जो भाव भंगिमा में परिवर्तन है उसको हम कहते हैं गेस्चर। कहने का मतलब है कि हमारे पाठ के अकॉर्डिंग हमारे भावों में, हमारी भाव मुद्राओं में परिवर्तन आना चाहिए। थर्ड है चेंज इन स्पीच पैटर्न, स्वर में परिवर्तन आना चाहिए। जैसे अगर आप कोई काव्य रस पढ़ा रहे हैं, प्रेम रस की कोई कविता पढ़ा रहे हैं, तो उसकी जो आपकी साउंड होगी वो मेलोडियस होगी। आप कोई अच्छा गाना सुन रहे हैं, है ना, रोमांटिक गाना है, तो उसको अगर हम किसकी तरह सुनाएं, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी की तरह सुनाएं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। ऐसे ही पढ़ाते टाइम है, अगर हमारा स्वर का चेंज इन स्पीच पैटर्न या स्वर परिवर्तन हमारा कैसा है, आपकी चैप्टर की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर हम इसको किस में पढ़ा रहे हैं, रस में, हिंदी में, काव्य में पढ़ा रहे हैं, तो वो हमारा मेलोडियस होना चाहिए। अगर हम इसे वीर रस में पढ़ा रहे हैं, अगर कोई हमारी स्वतंत्रता सेना की कोई कहानी, सेनानी की कहानी सुना रहे हैं, अगर हम भगत सिंह और सुखदेव का है गाना कर रहे हैं, देशभक्ति गाना कर रहे हैं, तो हमारी भाव भंगिमा वहाँ एकदम क्या होनी चाहिए, तनी होनी चाहिए, आवाज़ हमारी में जोश होना चाहिए। भक्ति रस की बात कर रहे हैं तो हमारी मेलोडियस होती है, साउंड अच्छी सॉफ्ट होती है। गाने कभी कभी हमारा सिर में दर्द है, हेडेक है या कुछ है, तो हमें कैसी सुनने में अच्छी लगती है, स्लो म्यूज़िक की है। और जब आपका 15 अगस्त 26 जनवरी आती है तो कैसी अच्छी लगती है हमें, एकदम जोश वाली। तो वही है स्वर परिवर्तन। ऐसे ही चैप्टर के साथ है कि जब हम बच्चों को जिस तरीके का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जैसी हमारी नीड है, उस हिसाब से हमारी क्या होनी चाहिए, स्वर में परिवर्तन होना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर हम पोयम सुनाते हैं बच्चों को, बुंदेली हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर जोश है तो बच्चों को समझ में आएगा, ये वीर रस किया। और आप ऐसे सुनाइए, बुंदेले बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें डिफ्रेंशिएट करिए। पहली वाली में आपको बच्चों को समझ में आएगा कि वीरता की, वीर रस की बात है। दूसरे टाइप से जो हमने बोली उसमें कुछ भी बच्चों को समझ नहीं आएगा, उसमें लगेगा ही नहीं कि ये वीर रस की है, तो ये लगेगा कि मैडम तो भक्ति रस की बात कर रही है ना। तो कहने का मतलब है कि आपका चेंज इन स्पीच पैटर्न आपकी चैप्टर की नीड के अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आता है फोकसिंग, भाव केंद्रीकरण, कि हमें फोकस कैसे करना है। और फोकस कैसे करेंगे, हम बच्चों को हम पढ़ाते पढ़ाते फोकस करना है। हम कुछ पढ़ा रहे हैं और सिर्फ हम बोले जा रहे हैं तो बच्चों का केंद्र नहीं हो रहा, और हम जाके इसे बोर्ड पे लिख देते हैं, बच्चों का ध्यान कहाँ आ गया, बोर्ड पे आ गया। या अगर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं या आप अपना साइंस का ही चैप्टर कोई पढ़ा रहे हैं और साइंस के चैप्टर में आप क्या कर रहे हैं, अगर आप बच्चों को लीवर वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लीवर, उत्तोलक वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो उत्तोलक में आप 3 तरह की चीज़ें लेके चलते हैं, प्रेशर का है, सेंटर का है, फलक्रम का है। इस तरीके से डिफरेंट उसमें 3 पार्ट्स में अगर हम लेके चलते हैं, 3 चीज़ें मेन करते हैं, तो जिस चीज़ पे हमें मेन फोकस भी सेंटर करना होता है, सेंटर पे फोकस करना होता है, तो हम उसको सर्कल कर देते हैं। आप अगर ये ज्योग्राफी की बात करिए तो ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, अगर हम वर्ल्ड का या इंडिया का कोई भी मैप पढ़ा रहे हैं, उसमें भी हम पर्टिकुलर कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो उसको हम सर्कल कर देते हैं। या आपने मैप में देखा होगा, मैप भरते समय हम क्या करते हैं, सिंबल्स दे देते हैं। माउंटेन्स हैं तो उनको जिग फॉर्म में दे देते हैं, ट्रेन का, रेलवे लाइन का दिखाना है हमें तो पटरी की फॉर्म दिखा देते हैं, ग्रीनरी, खनिज उत्पादन दिखाना है हमें तो वो ब्लैक सा खनिज उत्पादन देखते हैं। अगर हम खाद्य उत्पादन दिखा रहे हैं तो हम ग्रीन दिखाते हैं, नदियाँ दिखा रहे हैं तो ब्लू कलर की लाइन से दिखा रहे हैं।
तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं उसको हम उसमें फोकस करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम चार्ट और मॉडल बनाते हैं, तो चार्ट और मॉडल में जो चीज़ हमें मेन दिखानी होती है उस पर हम फोकस करते हैं, केंद्रीकरण करते हैं बच्चों का, कैसे उसको हाईलाइट करते हैं या वहाँ पर हेडिंग डालते हैं। फिर हमारा आता है फोकसिंग के बाद हमारा आता है इसका कंपोनेंट नेक्स्ट है छात्र शिक्षक क्रिया परिवर्तन, मीन चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। इंटरेक्शन स्टाइल में चेंज कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए टीचर बोले जा रहा है तो ये सिर्फ कैसी सेंटर्ड पोजीशन है? टीचर सेंटर टीचिंग हो गई। लेकिन अगर टीचर पूछते, बात करते करते, पढ़ाते पढ़ाते किससे पूछ रहा है? अपने स्टूडेंट से बात कर रहा है, अपने स्टूडेंट से कुछ पूछ रहा है, तो वो चेंज कहाँ से हो गया? टीचर टू प्यूपल चेंज हो गया, केंद्रीकरण। ठीक है, तो ये जो है छात्र शिक्षक क्रिया परिवर्तन हो गया। टीचर से क्रिया कहाँ पहुंच गई? छात्र पे। अगर छात्र पढ़ते पढ़ते कोई क्वेश्चन टीचर से कर रहा है तो ये कैसी क्रिया हो गई? छात्र शिक्षक क्रिया हो गई। पहली शिक्षक छात्र क्रिया थी, फिर छात्र शिक्षक क्रिया हो गई। अगर टीचर एक स्टूडेंट से कुछ पूछता है और उसके आंसर को वेरीफाई दूसरे स्टूडेंट से करता है तो ये कैसी हो गई? टीचर टू स्टूडेंट और स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम छात्र शिक्षक क्रिया में परिवर्तन करते हैं और इसे होने से टीचिंग क्या लगती है? लाइव लगती है। इससे स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, स्टूडेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है। इस तरीके से क्रिया होने से टीचिंग लाइव हो जाती है, टीचिंग में इंटरेस्ट आने लगता है, बच्चे उसको इंटरेस्ट लेते हैं। फिर आता है हमारा पॉज, विराम। विराम बहुत ज़रूरी है। लगातार आपकी 45 मिनट की क्लास है और आप बोलते जा रहे हैं तो बच्चे सामने बोर हो जाएंगे, वो भी सोने का उनका मन करेगा कि हम सो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। और टीचर को भी विराम लेने से, पॉज लेने से थोड़ा सा अंतराल मिल जाता है बोलते बोलते। दूसरा, बच्चों को जो टीचर ने बात कही है, जो भी चीज़ पढ़ाई है, उसको मनन करने का समय मिल जाता है कि वो उसको कैसे मनन करते हैं। तो कहने का मतलब है कि विराम लेना चाहिए, लेकिन विराम सही समय पे लेना चाहिए और सही समय के लिए लेना चाहिए। उचित समय पर उचित अंतराल के लिए, मतलब उनका जो ड्यूरेशन टाइम है बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 45 मिनट्स की क्लास में 30 मिनट्स पढ़ाया और 15 मिनट्स का विराम ले लिया, नहीं, तो वो पॉज में नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि टाइम पर और कितनी टाइम ड्यूरेशन के लिए लेना है, इसका जस्टिफिकेशन टीचर को करना आना चाहिए। फिर आता है दृश्य श्रव्य क्रम परिवर्तन, मीन ओरल विजुअल स्विचिंग। कि अगर टीचर बोलते बोलते कोई टीचिंग मॉडल दिखाने लगे, कोई चित्र बना के दिखाने लगे, कोई मॉडल में किसी चीज़ पे फोकस करे या बोर्ड पे ही डायग्राम ड्रॉ कर दे, तो ये कैसी हो गई? ऑडियो से विजुअल स्विचिंग हो गई। बच्चे अभी तक कौन सी ज्ञानेंद्रिय का यूज़ कर रहे थे? सिर्फ सुनने के लिए कानों का यूज़ कर रहे थे। लेकिन अगर आप बोर्ड पे कुछ बनाते हैं, चित्र दिखाते हैं, मॉडल करते हैं, कुछ भी दिखाते हैं, तो ये कैसे चेंज हो गया? विजुअल हो गई। तो ऑडियो विजुअल स्विचिंग ये होती रहनी चाहिए बीच बीच में। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, छात्रों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। अगर छात्रों की भागीदारी है, इट मीन छात्र एक्टिव हैं क्लास में, छात्र साइंस टीचिंग का, फिजिकल साइंस टीचिंग में ये बहुत बढ़िया है। स्टिमुलस वेरिएशन में कि हमें किसका लेना चाहिए? स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन बीच में लेना चाहिए। और कैसे ले सकते हैं हम? साइंस तो बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, फिजिकल साइंस प्रैक्टिकल, टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप कोई भी टॉपिक उसमें पढ़ाएंगे उसको प्रैक्टिकली करके दिखाइए। मान लीजिए आप फोर्स ले रहे हैं, फोर्स में आप दो चीज़ें बच्चों को बताएंगे, पुल और पुश, खींचना और धक्का देना। जब आप खींचना और धक्का देना बताएंगे बच्चों को फोर्स के लिए पहले, तो आप बच्चों को बुलाइए, टेबल खिसकवा के दे आइए, टेबल में धक्का दे के बताइए। ठीक है, आप डोर को खींच के बताइए, डोर को धक्का दे के बताइए, किस में फोर्स कम लग रहा है, किस में फोर्स ज़्यादा लग रहा है, कोई चीज़ हमारे पास आ रही है, कौन सी चीज़ हमसे दूर जा रही है फोर्स में। तो ये सब बताने के लिए स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन लीजिए। ये तो एक एग्जांपल मैंने फोर्स का लिया। आप कोई भी सब्जेक्ट फिजिकल साइंस में, केमिस्ट्री में आप बताइए, कोई भी रिएक्शन हो रही है, बच्चों को लैब में ले जाइए, बच्चों से करवा के दिखाइए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन है तो आपकी फिजिकल साइंस की क्लास क्या होगी? लाइव होगी। और
फिजिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन हम हर पार्ट में ले सकते हैं और लेना चाहिए। ये बहुत अच्छा कंपोनेंट है, इससे बच्चों का लर्निंग स्टेबल होती है, लॉन्ग टाइम के लिए होती है, परमानेंट होती है, बच्चे खुद करके सीखते हैं, बच्चों में ओन क्रिएटिविटी होती है। तो स्टिमुलस वेरिएशन बहुत अच्छी स्किल है, इसका बच्चों को आप लोगों को बहुत अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए और हर टीचर अगर इसे बहुत अच्छे से करता है तो आपकी क्लास कैसी होती है, बहुत लाइव होती है। तो इसको हम जल्दी से रिकैप करते हैं। इसमें हमारे क्या क्या हैं कंपोनेंट। सबसे पहला हमारा क्या है, मूवमेंट, शरीर संचालन एक उचित दिशा में होना चाहिए, उचित समय पे होना चाहिए, उचित टाइम पे होना चाहिए और आपके चैप्टर की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा गेस्चर, भाव भंगिमा हमारी चैप्टर की नीड के अकॉर्डिंग हो, सभी चीज़ें नीड के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, लेकिन भाव भंगिमा अगर हम वीर रस की कहानी सुना रहे हैं, प्रेम रस की, हिंदी में मेलोडी, उसमें सब में भाव भंगिमा हमारी बहुत महत्व रखती है। थर्ड है हमारा स्पीच पैटर्न, चेंज इन स्पीच पैटर्न, स्वर में परिवर्तन, हमें अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग उतार चढ़ाव के द्वारा अपने स्वर में परिवर्तन करना चाहिए। फोकसिंग, बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए समय समय पर हमें बच्चों का बोलते बोलते से चेंज कर देना चाहिए विजुअल की तरफ या विजुअल से ऑडियो की तरफ, यही ऑडियो विजुअल स्विचिंग भी है। और फोकस भी इसी में भी है कि हमें, और जिस चीज़ पे फोकसिंग में मेन है कि हमें जिस चीज़ पे केंद्र ध्यान करना है बच्चों को, उसको हम इस सर्कल कर सकते हैं या किसी स्पेशल सिंबल के थ्रू हम उन्हें बता सकते हैं। तो ये जैसे आप लोग मैथ्स की थ्योरम करते हैं, मैथ्स की थ्योरम में अगर आपको ट्राइंगल बताना है, त्रिभुज बनाना है, तो पूरा त्रिभुज नहीं करते ना, उसे सिंबल त्रिभुज बना देते हैं, ट्राइंगल बना देते हैं, तो वो त्रिभुज ही होता है। तो कहने का मतलब है कि हम सिंबल्स के थ्रू भी बच्चों को वो चीज़ें फोकस कर सकते हैं। विराम बहुत ज़रूरी है, बहुत लंबा टाइम तक की जो बोलने की जो प्रक्रिया चल रही होती है उसको चेंज करके थोड़ा सा विराम देना चाहिए, लेकिन विराम का अंतराल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए या एकदम कम नहीं होना चाहिए कि बोला चुप हुआ फिर शुरू हो गए, तो बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा कि ये विराम दिया गया है। दृश्य शब्द क्रम परिवर्तन में वही चीज़ कि हमें टीचिंग एड यूज़ करनी चाहिए। और टीचिंग इंटरेक्शन स्टाइल, छात्र शिक्षक क्रिया में परिवर्तन होना चाहिए, छात्र से शिक्षक पर, शिक्षक से शिक्षक में, इस तरीके से क्वेश्चन आंसर हमारे बीच बीच में होने चाहिए। एक आंसर का दूसरे आंसर से यस या नो में भी लेना चाहिए, तो मतलब छात्र से छात्र का भी इंटरेक्शन हमें बीच में कराना चाहिए। और इसका जो लास्ट कंपोनेंट है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, छात्र सहभागिता, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन है तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग स्टाइल हो जाएगी, आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी हो जाएगी। इससे बच्चों में लर्निंग परमानेंट होगी, लॉन्ग टर्म होगी, बच्चों में लर्निंग बाय डूइंग करके काम करने का आएगा, सीखेंगे बच्चे। और साइंस टीचिंग आपकी स्टूडेंट सेंटर्ड है, फिजिकल साइंस टीचिंग आपकी स्टूडेंट सेंटर्ड है, बच्चों की भागीदारी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए, तभी बच्चे अच्छा सीखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे स्किल के साथ